आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When the velocity of an object changes, we say that the object is accelerating. जब किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई कार है, कोई गाड़ी है, किसी की भी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होना मतलब अपन एक्सिलरेट कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, या फिर हम नॉन यूनिफॉर्मली भी एक्सिलरेट कर सकते हैं। जो वेलोसिटी चेंज होगी वो या तो यूनिफॉर्मली चेंज होगी या फिर नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगी। वो दो रीजन से चेंज हो सकती है, तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन। हाँ, दोनों रीजन से चेंज होती है, या मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी डायरेक्शन। डायरेक्शन का नहीं आता है ज्यादा, वैसे होती है डायरेक्शन की वजह से भी चेंज मानी जाएगी। ठीक है, अभी तक अपन ने डायरेक्शन का केस देखा नहीं, बट बता रही हूँ डायरेक्शन से भी होती है। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसको भी हम बोलेंगे, वो भी कहलाता है हमारा एक्सिलरेशन ही कहलाता है वो भी। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सिलरेटिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सिलरेट कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट। मतलब जो वेलोसिटी चेंज हो रही है हर सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, अगर ऐसे चेंज हो रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। अगर हर सेकंड में, पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, अगली सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, अगली सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड, मतलब कभी 5 बढ़ रही है, कभी 10 बढ़ रही है, कभी 8 बढ़ रही है, कभी 3 बढ़ रही है, अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं। मतलब जो स्पीड है, हम जो एक्सिलरेशन कर रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। द चेंज इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये देखो यहाँ पे आ गया ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन और गोल। वेलोसिटी में जो चेंज माना जाएगा वो किसकी वजह से माना जाएगा? द चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब आप 5 मीटर पर सेकंड, फिर आप 10 मीटर पर सेकंड, फिर आप 8 मीटर पर सेकंड, मतलब ये अलग अलग नॉन यूनिफॉर्मली हम एक्सिलरेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो जो वेलोसिटी का जो चेंज है, ये चेंज उसके मैग्नीट्यूड की वजह से भी हो सकता है, उसकी डायरेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और दोनों की वजह से भी। या तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है वेलोसिटी के, या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, या फिर दोनों में चेंज हो रहा है। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जांपल व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? अब ये आ गया यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब। हाँ, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, इसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो भी हम उसको कहते हैं एक्सिलरेट। कि जो बॉडी है वो एक्सिलरेशन में है, तब भी हम उसको एक्सिलरेट एक्सिलरेट बोलेंगे। क्योंकि वेलोसिटी के अंदर दो चीज आती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड से चेंज नहीं है, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है स्पीड हम स्पीड कांस्टेंट रहेगी तब उसे एक्सेलरेशन बोलेंगे। तब भी एक्सिलरेशन बोला जाएगा। स्पीड आपकी कांस्टेंट है लेकिन आपकी डायरेक्शन चेंज अगर आपने करी है तो भी वो एक्सिलरेशन कहलाएगा, क्योंकि एक्सिलरेशन एक्सेलरेट तो कर ही नहीं रहा। क्या, हाँ वो एक्सिलरेट नहीं कर रहा, बट बोला जाएगा, इसमें लिखा है ना, देखो इसी तरह से होती है। एक्सिलरेशन क्या होता है? एक्सिलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, मैं बता देती हूँ अच्छे से, देखो एक्सिलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी दो जनों से मिलके बनी है, एक तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी में दो चीज होती है ना, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी मिलके बनी है मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से, दो जनों से मिलके बनी है वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब इन दोनों में से किसी एक में चेंज होगा। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सिलरेट हो रही है, मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सिलरेशन हो रहा है इसका मतलब। तो अगर एक चीज में चेंज हो रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम मान लेते हैं एक बार के लिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड मतलब पहले 5 मीटर पर सेकंड, फिर 7 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म का केस ले लिया मैंने। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में चेंज कर दी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है और एक्सिलरेशन हो रहा है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड को हम कांस्टेंट हुई तब
स्पीड कांस्टेंट होगी तब। हाँ, अब मैं कांस्टेंट वाला बता रही हूँ ना केस। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड क्या है वेलोसिटी के अंदर, मतलब जो स्पीड है वो कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड मतलब जो नंबर है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। लेकिन ये चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम चलाते जा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम चलाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर वो वेलोसिटी थोड़ी रहेगी। वेलोसिटी ही तो रहेगी, वेलोसिटी में अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आते हैं, उसके साथ वेलोसिटी रहेगी। वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम तो होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन होती है, वेलोसिटी भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें डायरेक्शन थोड़ी बदलते हैं। देखो मैं बताती हूँ, देखो यहाँ क्या लिखा है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटिंग है। ठीक है, इसको पढ़ो, चलो तुम्हें समझ आ जाएगा अच्छे से। द चेंज इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, इसको टिक कर लो अच्छे से। वेलोसिटी में चेंज, चेंज इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू, किसकी वजह से हो सकता है, या तो चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, या तो उसका मैग्नीट्यूड में चेंज हो, या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज हो, द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज होगा, वो भी चेंज इन वेलोसिटी कहलाएगा। ये ऐसे ही लिखा है, हर जगह ऐसे ही लिखा है, देखो। या फिर दोनों में, ये ऊपर भी हमने पढ़ा था, वेलोसिटी में चेंज कब माना जाएगा, या तो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, या तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी चेंज माना जाता है कि वेलोसिटी चेंज माना जाता है, लिखा हुआ है ये शुरू से ही। यहाँ पे वापस आ गया, तो या फिर या तो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, या डायरेक्शन में चेंज होगा, या दोनों में चेंज होगा, तो उसको चेंज इन वेलोसिटी माना जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी दो जनों से मिलकर बनती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, एक ऑब्जेक्ट है वो अपना मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं कर रहा है, ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बट ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओनली उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। जैसे जब हम वो चक्कर लगाते हैं, रेक्टेंगुलर ट्रैक है, तो यहाँ पे कोई लड़का भाग रहा है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसके अंदर है ना एक लड़का है जो है सी पॉइंट से भाग के वापस सी पॉइंट पे है ना आ गया, तो उसके अंदर उसका है ना डिस्टेंस भी हम पता लगा सकते हैं, स्पीड भी पता लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर है ना उस लड़के ने डिस्प्लेसमेंट किया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, हाँ डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा। वेलोसिटी भी इसका मतलब जीरो होगा। हाँ वेलोसिटी जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट और फिर जीरो, तो वो ए पॉइंट पे जाके वो है ना लड़का रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर सी तक की जो स्ट्रेट लाइन होगी वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यस। वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी, ये सी से डी तक फिर डी से ए तक, इसकी वेलोसिटी इसकी स्पीड मानेंगे, या फिर वो जो स्ट्रेट लाइन होगी उसके ऊपर स्पीड नापेंगे इसकी। जो स्ट्रेट लाइन होती है ना उस वो माना जाता है, वेलोसिटी के अंदर उसको और डिस्प्लेसमेंट ले ऐसे लेते तो हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट के अंदर तो जो लाइन होती है एकदम स्ट्रेट होती है, तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कैसे हो सकती है। हाँ ये इसमें समझ आ जाएगा, इसके अंदर यही देना है, इसको पढ़ लो एक बार, ये मैं पढ़ा देती हूँ, समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो रेक्टेंगुलर ट्रैक है, ये एक रेक्टेंगुलर ट्रैक हमारा ABCD, ठीक है। ये हेक्सागोनल ट्रैक है, हेक्सागोनल मतलब 6 साइडेड होती है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड होती है हेक्सागोनल ट्रैक में। ऑक्टागोनल शेप्ड ट्रैक, ऑक्टागोनल में 8 साइडेड, 8 साइडेड है, ये सर्कुलर ट्रैक है। द मोशन ऑफ एन एथलीट अलोंग क्लोज्ड ट्रैक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, तो ये अलग अलग शेप के क्या है, क्लोज्ड ट्रैक है यहाँ पे। तो इसके अंदर ये देखो, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, कोई बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी इंसान है, वो क्लोज्ड पाथ में ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, शोज द पाथ ऑफ एन एथलीट अलोंग अ रेक्टेंगुलर ट्रैक ABCD, 8.9 जो फिगर है, जो पहला फिगर है ए, इसके अंदर ये पूरा पाथ दिखा रखा है ABCD। लेट अस अज्यूम दैट द एथलीट रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो एथलीट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से रन कर रहा है, मतलब वो स्पीड को मतलब
यूनिफॉर्म स्पीड से वो रन कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब हमारी क्या होगी कि इतने डिस्टेंस में इतना टाइम कवर कर रहा है, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड हमारी क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, 1 सेकंड के अंदर समझ लो 1 मीटर भाग रहा है, हर सेकंड में 1 मीटर भाग रहा है, हर सेकंड में 1 मीटर भाग रहा है। तो यूनिफॉर्मली स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो क्या बोला है, लेट अस अज्यूम दैट एन एथलीट रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो एथलीट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है, हर सेकंड 1 मीटर, हर सेकंड 1 मीटर कवर कर रहा है, हर सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है ऑन द स्ट्रेट पार्ट्स ए बी, बी सी, सी डी, डी ए ऑफ द ट्रैक। ये स्ट्रेट पार्ट्स है सारे, ए बी ये सीधा एकदम, यहाँ बी सी, यहाँ डी ए, और यहाँ सॉरी सी डी, और ये डी। तो स्ट्रेट पाथ पे इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो आगे देखो, इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक ही क्विकली चेंजेस हिज स्पीड एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे वो थोड़ा सा यहाँ, let us assume that the athlete runs at a uniform speed on the straight part. This in order to keep himself on the track, he quickly changes his speed at the corner. Corner पे वो अपनी speed को क्या कर लेता है, change कर लेता है। How many times will the athlete have to change his direction of motion? How many times will the athlete have to change his direction of motion? मतलब जो एथलीट है वो कितनी बार अपनी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन है उसको चेंज करता है, कितनी बार चेंज करता है while he completes one round? एक राउंड में 4 बार चेंज कर रहा है। How many times will the athlete have to change his direction of motion? कितनी बार वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में? 4 बार चेंज कर रहा है यहाँ पे। It is clear that to move in a rectangular track once, he has to change his direction of motion 4 times. ये अपनी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है 4 बार ये यहाँ पे चेंज करा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ, फिर इस तरफ, फिर नॉर्थ की तरफ, फिर ईस्ट की तरफ, ये यहाँ पे साउथ की तरफ। तो ये 4 बार चेंज करता है। आगे बढ़ते हैं, देखो। नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रैक द एथलीट इज रनिंग अलोंग अ हेक्सागोनल शेप्ड पाथ। रेक्टेंगुलर ट्रैक के अलावा अगर ये हेक्सागोनल शेप्ड पाथ पे अगर ये रन करता है, भागता है, इन दिस सिचुएशन द एथलीट विल हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन 6 टाइम। यहाँ पे ये अपनी डायरेक्शन 6 बार चेंज कर रहा है while he completes one round। एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में, पूरा करने में ये 6 बार अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है 6 टाइम। What if the track was not a hexagon but a regular octagon? अब octagon 8 साइडेड ट्रैक आ गया ना, इसमें 8 बार चेंज करे डायरेक्शन with 8 equal sides. So it is observed that as the number of sides of the track increases, the athlete has to take turn more and more often. जैसे ही साइड इंक्रीज हो रहे हैं उतने ही ज्यादा इसको टर्न लेने पड़ रहे हैं, मतलब उतना ही इसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है। अगर यहाँ पे 4 वो है, 4 साइड है तो 4 डायरेक्शन, 6 साइड है तो इसकी डायरेक्शन 6, मतलब 6 बार चेंज हो रहा है, टर्न लेना पड़ रहा है इसको। और 8 है तो 8 बार टर्न लेना पड़ रहा है। तो क्या लिखा है इसने, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, ये देखा जा रहा है कि एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रैक इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड इंक्रीज हो रही है, यहाँ 4 थी, यहाँ 6 थी, यहाँ 8 है, जैसे जैसे साइड इंक्रीज हो रही है द एथलीट हैज टू टेक टर्न्स मोर एंड मोर ऑफन। तो उसको उतने ही जल्दी जल्दी टर्न लेने पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतनी दूर चल के फिर टर्न लिया, यहाँ पे इतनी सी दूरी पे टर्न ले लिया, यहाँ पे इतनी सी, मतलब जल्दी जल्दी टर्न लेने पड़ रहे हैं जैसे जैसे साइड बढ़ रही है। तो what would happen to the shape of the track as we go on increasing the number of side indefinitely? अगर हम जो number of side है इसको बढ़ाते जाए और indefinitely मतलब हम बढ़ा दे तो सर्कल बन जाएगा। number of side हम बढ़ाते जाए तो सर्कल बन जाएगा। If you do this, you will notice that the shape of the track approaches the shape of a circle. अगर आप ये number of side बढ़ाते जाते हो indefinitely, मतलब कई बार बढ़ा देते हो, तो ये सर्कल बन जाएगा। तो क्या लिखा है आपके वहां पे, if you do this you will notice that the shape of the track approaches the shape of the circle and the length of each of the side will decrease to a point। और जो लेंथ है साइड की, ये जो जैसे लेंथ है एक साइड की, तो ये एक तरह से पॉइंट बन गया, ठीक है, लेंथ डिक्रीज होके सारे पॉइंट ही बन गए इसके अंदर।
एक ही लेंथ बन गई, मतलब कहना ये चाह रहा है। इफ द एथलीट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, अब एथलीट तो हर मीटर में वेलोसिटी आ गया ना, तो हम ले लेते हैं हर सेकंड में 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। इफ द एथलीट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है अलोंग द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड उसका क्या है, कांस्टेंट है। द ओनली चेंज इन हिज वेलोसिटी इज ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो डायरेक्शन की वजह से ही चेंज हो रहा है सर, क्योंकि उसका जो वो है मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे कांस्टेंट है। इफ द एथलीट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, अलोंग द सर्कुलर पाथ, द ओनली चेंज इन हिज वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सिलरेटेड मोशन। ये एक एक्सिलरेटेड मोशन है, देखो यहाँ पे एक्सिलरेशन माना जा रहा है ना, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन भी अगर चेंज होगी तो भी एक्सिलरेशन माना जाएगा। जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड। एक्सेलरेशन में तो डायरेक्शन आता ही नहीं है। एक्सिलरेशन में कैसे नहीं आता, एक्सिलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सिलरेशन वेक्टर एक्सेलरेशन के क्वांटिटी है। फॉर्मूले के अंदर, क्या कह रहे हो? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के अंदर नहीं, एक्सिलर फॉर्मूले में नहीं लिखा, लेकिन एक्सिलरेशन किससे मिलके बना है, वेलोसिटी से तो बना है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट से मिलके बनी है वेलोसिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी से मिलके बना है एक्सिलरेशन, तो एक्सिलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी है, हायर क्लास में पढ़ोगे। एक्सिलरेशन वेक्टर है, इसमें भी डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता है, वेलोसिटी एक्सिलरेशन दोनों के अंदर डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है अभिमन्यु, ये इस तरीके से ही पूछे जाएंगे। देखो कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसकी डायरेक्शन में अगर हम चेंज कर देते हैं तो क्या हम वेलोसिटी में चेंज मानेंगे, क्या चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो दो से मिलके बनी है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आप अगर मैग्नीट्यूड में चेंज करते हो, डायरेक्शन को सेम रखते हो, तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर आप मैग्नीट्यूड को सेम रखते हो, डायरेक्शन को चेंज करते हो, तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये इस यहाँ पे स्पीड स्पीड में डायरेक्शन चेंज होगी, तब स्पीड चेंज नहीं होगी। स्पीड में डायरेक्शन आती नहीं है, स्पीड के अंदर डायरेक्शन आ, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके अंदर हम डायरेक्शन को देखते ही नहीं है, बात ही नहीं करते डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात सिर्फ। राउंड कंप्लीट, एक राउंड कंप्लीट करता है ना ये, हाँ, तो इसका इस सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कि मतलब ये जो मूव करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है, इस बात को बोल रहे हैं कि जैसे कोई भी एथलीट है तो वो सेम वेलोसिटी से, वेलोसिटी उसकी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक ही वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, हर सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड, हर सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड, तो सेम वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, तो इसको हम, इस तरह के जो मोशन को हम बोलते हैं एक्सिलरेटेड मोशन कहा जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस तरह के एग्जाम्पल्स में बताया जाता है, तो इसको एक्सिलरेटेड मोशन ऐसे पूछा जाएगा कि ये जो मोशन हो रहा है, ये जो सर्कुलर मोशन है, अगर इसके अंदर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है, इस मोशन को किस तरह का मोशन है, ये ऐसे पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन, कि ये एक्सिलरेटेड मोशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है हमारी और ये डायरेक्शन चेंज होती जा रही है निरंतर, जैसे यहाँ तुम बीच में खड़े होके एक बॉल को गोल गोल घुमाओ और तुमसे कोई पूछे कि जो बॉल को तुम गोल गोल ऐसे घुमा रहे हो, ये एक्सिलरेटेड मोशन है या फिर मतलब एक्सिलरेटेड मोशन है या नहीं है, क्या है ये, इसमें वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये एक्सिलरेटेड मोशन, इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। लेकिन इसके अंदर ये सर्कुलर पाथ में स्पीड स्पीड पर होगी या फिर वेलोसिटी। वेलोसिटी, स्पीड में डायरेक्शन को नहीं माना जाता, स्पीड के अंदर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। इसके अंदर वो कंप्लीट कर रहा है पूरा, तो वेलोसिटी होगी नहीं, फिर कैसे पता चलेगा। कंप्लीट पूरा कहाँ करा है, तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है,
हम तो बात ही नहीं कर रहे कि रुक गया, हम तो बॉल को गोल गोल घुमा रहे हैं और मैं पूछ रही हूँ कि ये कैसा मोशन है, बताओ ये एक्सिलरेटेड मोशन है या फिर नहीं, एक्सिलरेशन इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं तुमसे ये पूछ, मैं गोल गोल बॉल को घुमाती जा रही हूँ, घुमाती जा रही हूँ, मैं रुकी नहीं हूँ, स्टॉप नहीं करी बॉल को, मैं तो गोल गोल उसको घुमा रही हूँ हाथ में पकड़ के, और मैं पूछ रही हूँ तुमसे कि ये एक्सिलरेटेड मोशन है या नहीं है, तुम इसको एक्सिलरेटेड मोशन कहोगे या नहीं कहोगे। मैंने तुम्हें बता दिया कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, सेम वेलोसिटी है, ठीक है ना, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बॉल की, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। मैंने तुम्हें कह दिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये जो बॉल मैं जो घुमा रही हूँ इसमें ये एक्सिलरेटेड मोशन का एग्जांपल है या नहीं, ऐसे पूछा है। जाता है, तो ये एक्सिलरेटेड मोशन का एग्जांपल क्या है। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। हाँ, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सिलरेशन नहीं हो रहा है, तब जीरो एक्सिलरेशन है। अगर वेलोसिटी, स्पीड के लिए यूज नहीं होगा। स्पीड के लिए नहीं है एक्सिलरेशन, हम स्पीड के लिए नहीं करते हैं, स्पीड अलग है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी में आ जाती है। चेंज इन वेलोसिटी, एक्सिलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन स्पीड नहीं, तो स्पीड में तो सिर्फ फिर मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो। कोई गाड़ी है ना, कांस्टेंट स्पीड से वेलोसिटी से चल रही है, उसकी डायरेक्शन भी सेम ही है, तो वो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तब जीरो एक्सिलरेशन। अगर कोई गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मतलब वो बढ़ा ही नहीं रही, वेलोसिटी इंक्रीज कर ही नहीं रही, जैसे अपन बच्चे को नहीं पकड़ा देते कि बेटा 40 पे ही इसको रखना है बस, बच्चे जिद करते हैं कि पापा मैं चलाऊंगा बाइक, तो उसको हम पकड़ा देते हैं एक्सिलरेटर कि इसको ऊपर नीचे नहीं करना, बस ऐसे पकड़ के रख लो, बस इसको ऐसे पकड़ के रखना है, तो 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलता जा रहा है वो, हम एक्सिलरेट कर ही नहीं रहे, हम इंक्रीज कर ही नहीं रहे वेलोसिटी को, वेलोसिटी को हम बढ़ा ही नहीं रहे वहां पे, वहां पे हमारा एक्सिलरेशन जीरो जीरो है। अगर डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी इतनी ही है, हम उसको इंक्रीज ही नहीं कर रहे, मतलब एक्सीलरेटर को ऊपर की तरफ कर ही नहीं रही हूँ मैं, ऊपर की तरफ टर्न ही नहीं कर रही हूँ, घुमा ही नहीं रही हूँ। जब भी वेलोसिटी का नाम आएगा तो उसमें एक्सेलरेशन तो होगा ही। यस यस, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में नहीं, चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी में वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन तो होगा ही, लेकिन जीरो का होगा। जीरो एक्सिलरेशन, हाँ अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैंने बताया ना 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 वही है, सिर्फ मैं एक्सिलरेट कर ही नहीं रही हूँ, मैं जो हैंडल है उसको मैं ऊपर कर ही नहीं रही हूँ, जो हमारा राइट साइड में एक्सिलरेटर होता है ना, मैं इसको ऊपर नहीं कर रही हूँ, 40 मीटर प्रति सेकंड पे वो अपने आप चलती जा रही गाड़ी, जैसे जो कार्स होती है उसके अंदर अपन हाईवेज पे वो ऑटोमेशन में डाल देते हैं कि 40 मीटर प्रति सेकंड पे अपने आप चलती रहती है, हमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, है ना, हमें इंक्रीज नहीं कर रहे ना वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने कांस्टेंट कर दी और वो अपने आप ऑटोमेशन में चलती रहती है कार, कार है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर डायरेक्शन आपकी सेम है, सीधी सीधी तो डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो वहां पे एक्सिलरेशन जीरो है, वहां पे हम एक्सिलरेट कर ही नहीं रहे, वहां एक्सिलरेशन हमारा जीरो है। एक्सिलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड से एक्सिलरेशन को कभी भी मत जोड़ना, कभी भी नहीं जुड़ेगा, जो न्यूमेरिकल है ना उसके अंदर स्पीड लिखा आ जाता है वो वेलोसिटी के लिए ही लिखा है, वो इन्होंने यहाँ कहीं डिफाइन नहीं किया, बट वेलोसिटी ही होती है वो, स्पीड नहीं, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनके अंदर डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है, महत्व होता है। स्पीड के अंदर हम डायरेक्शन को नहीं देखते हैं, नहीं मतलब उसको कंसीडर करते हैं, वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक्सिलरेशन में, सब में डायरेक्शन कंसीडर होती है। आ गया समझ में। यस मैम। We know that the circumference of a circle of radius r is given by 2 pi r. अब इसका रेडियस कितना है, r है, इसका जो रेडियस है वो r है, तो इसका सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा, 2 pi r हो जाएगा, इसका जो रेडियस है वो r है, तो इसका जो सर्कमफरेंस है वो 2 pi r। इफ द एथलीट टेक्स t सेकेंड्स, अगर एथलीट कुछ टाइम t सेकेंड मतलब कुछ भी ले लो, 5 सेकेंड लगाते हैं सपोज, टू गो वंस अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, अगर जो एथलीट है वो कितना टाइम लगा रहा है, 5 सेकंड लगा रहा है, को कुछ भी टाइम लगा रहा है, t सेकंड लगा रहा है एक पूरा चक्कर करने में, तो द स्पीड v इज गिवन बाय, ये देखो v लिखा है यहाँ पे, v जो v है हमारी, ये क्या हो जाएगी यहाँ पे,
2πr/t। अच्छा, इसमें यहाँ पे स्पीड बताया, जो स्पीड है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 2πr/t, क्योंकि ये डिस्टेंस कवर हो गया 2πr और जो टाइम टेकन है वो t। When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। हमारे बस सिंपल सा इससे रिलेटेड आएगा एग्जाम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से जो पूछा जाएगा। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है। अब इसने एक राउंड कंप्लीट किया है, तब इसके अंदर वेलोसिटी नहीं होगी ना। हाँ, अब इसने एक यहाँ पे डायरेक्शन नहीं ली, यहाँ पे सिर्फ स्पीड ले रहे हैं वो। कि इसने क्या बोला है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किससे कहते हैं वो बताया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे बोल रहा हूँ कि है ना, ये एक पॉइंट से चल के वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा, तब इसके अंदर वेलोसिटी हम 0 लिखेंगे। तब तो वेलोसिटी तो 0 होगी। एक पॉइंट से सेम वापस वही आ जाते तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी तो 0 होगी, लेकिन स्पीड 0 नहीं होगी। स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल। टोटल डिस्टेंस है हमारा 2πr, और कितना टाइम लगा है ये 2πr कवर करने में? t टाइम लगा है। तो जो स्पीड होगी वो होगी हमारी 2πr/t। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर रहा है, हर सेकंड में 10 मीटर, हर सेकंड में 10 मीटर, हर सेकंड में 10 मीटर, वो हो गई यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, हर सेकंड में मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। तो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो देखो इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, मैं बता देती हूँ उनको। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखो। ठीक है, कि अगर पूछ लिया कि सर्कुलर पाथ है तो क्या स्पीड है इसकी, इस तरह से। और एक ऊपर ये हमने पढ़ा था ना, ये चीज ध्यान रखना। अभिमन्यु, मैं बार बार बता रही हूँ कि वेलोसिटी में चेंज दो वजह से हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। वेलोसिटी में चेंज अगर उसके मैग्नीट्यूड में सिर्फ चेंज है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज होगी। अगर उसका क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसमें चेंज होगा। मतलब इन दोनों में से किसी में भी चेंज हो या दोनों में चेंज हो तो वेलोसिटी में चेंज होगा। और वेलोसिटी में जब भी चेंज होगा तो एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ये बस चीजें थोड़ी ध्यान रखना। आगे भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लेते, एक्टिविटी पढ़ लेते। 8.1, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड एंड टाई अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन एट वन ऑफ इट्स एंड। ये एक थ्रेड ले लिया, यहाँ पे एक स्टोन हमने टाई कर दिया, बांध दिया एक स्टोन, फिर इसको ऐसे गोल 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 गोल। मूव द स्टोन टू डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड बाय होल्डिंग द थ्रेड एट द अदर एंड। यहाँ दूसरे एंड से पकड़ लिया और यहाँ से घुमाते जाओ, एज शोन इन दिस। ठीक है, कैसे कांस्टेंट स्पीड से घुमाना है, कांस्टेंट स्पीड से हम हमें इसको घुमाना है। कांस्टेंट स्पीड मतलब वही हो जाएगा अपना, हर सेकंड में 10 मीटर, हर सेकंड में 10 मीटर, कितना भी कर सकता है, हर सेकंड में 1 मीटर, कितना भी कर। यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली स्पीड से क्या बोला, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से इसको, कांस्टेंट से, कांस्टेंट स्पीड से हम इसको घुमा रहे हैं। कांस्टेंट मतलब हम उसको चेंज नहीं कर रहे, कांस्टेंट स्पीड है। A stone describing a circular path with a velocity of constant magnitude। जो मैग्नीट्यूड, अब जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। मतलब वही जैसे बच्चे को पकड़ा देते हैं ना, 40 मीटर पर सेकंड पे चलते रहो, ऑटोमेशन में गाड़ी को डाल देते हैं 40 मीटर पर, मतलब कोई बढ़ा नहीं रहे वेलोसिटी को। वेलोसिटी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से, वेलोसिटी से ये घुमा रहा है। नाउ लेट द स्टोन गो बाय रिलीजिंग द थ्रेड। अब थ्रेड को छोड़ दो, अपन गोल गोल घुमा के छोड़ भी देते हैं ना, तो कहीं पे भी जाके गिरता है। तो कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स आफ्टर इट इज रिलीज। किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्या आप बता सकते हो? इसको छोड़ने के बाद ये जो स्टोन है किस डायरेक्शन में जाएगा? Can you tell the direction in which the stone moves after it is released? By repeating the activity for a few times and releasing the stone at a different position of the circular path, अलग अलग पोजीशन, मतलब इसको कई बार रिपीट करो, अलग अलग पोजीशन पे छोड़ो इसको। इसको एक बार यहाँ छोड़ दो, फिर यहाँ आए तो यहाँ छोड़ो, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी?
हाँ, तो इस डायरेक्शन क्या होगी, चेक वेदर द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स रिमेन द सेम और नॉट। सेम तो नहीं रहेगी, अलग अलग जाएगी। मतलब अगर आप यहाँ पे छोड़ोगे तो क्या डायरेक्शन होगी, यहाँ पे छोड़ के देखो, मतलब इस एक्टिविटी को करके देखो, यहाँ पे छोड़ के देखो, यहाँ पे क्या ये जो स्टोन है एक ही तरफ जाएगा, चाहे आप इधर छोड़ो, इधर से छोड़ो या इधर से छोड़ो, क्या ये एक ही यहाँ से डायरेक्शन में इस जाएगा। एरो पे छोड़ेंगे, इस एरो पे छोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा। हाँ, इस तरफ छोड़ेंगे तो इस तरफ, मतलब अलग अलग में जाएगा, सेम में नहीं जाएगा। इसने पूछा क्या ये सेम डायरेक्शन में जाएगा। देखो यहाँ इसका आंसर भी यहाँ दे देते हैं। यहाँ से छोड़ेंगे उस डायरेक्शन में थोड़ी जाएगा। इसमें ये सेकंड वाले ये दिखा रखा है, सेकंड वाली ये एरो, हाँ हाँ, नो ये सेकंड वाली एरो, ये इसके अंदर फिर इसके शोन लिखा है, हाँ, शोन वर्ड, उधर जाएगा ना ये पत्थर तो। वहां पे ये शोन, हाँ। मतलब अगर यहाँ पे अगर अपन इसको छोड़ते तो इस तरफ जाएगा ऑब्वियसली, अगर हम इसको यहाँ छोड़ते हैं थोड़ा इस तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, एक में तो नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ छोड़ूंगी तो यहाँ इधर पीछे थोड़ी चला जाएगा, ये इस तरफ कहीं जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ती हूँ ये इस तरफ कहीं जाएगा, ये मैं इसको यहाँ पे छोड़ती हूँ तो ये इस तरफ कहीं जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में ये जाएगा। अगर हम इसको अलग अलग उस पे पोजिशन पे हम इसको रिलीज करते हैं ना, तो इसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। If you carefully note, on being released, the stone moves along a straight line tangential to the circular path. मतलब ये कहाँ टेंजेंट होती है, जैसे सर्कुलर है। टेंजेंट किसको बोलते हैं, ये सर्कल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं टेंजेंट। ये भी मैथ्स के अंदर पढ़ लोगे, मैथ्स में आ जाएगा ये। इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है ना, ये कहलाती है हमारी टेंजेंट, जो सर्कल को टच करती है किसी भी एक पॉइंट पे, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। सिंपल, ये जो लाइन है ये कहलाती है टेंजेंट, जो सर्कल को बाहर से टच करके निकल जाती है। तो देखो क्या बोला इसने, इफ यू केयरफुली नोट, ऑन बीइंग रिलीज्ड द स्टोन मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। कहाँ पे मूव करेगी, अगर आप सपोज यहाँ पे इसको छोड़ते हो, यहाँ छोड़ते हो, तो ये टेंजेंट मतलब यहाँ मूव करेगी ऐसे। ये जो मतलब थ्रेड है ये यहाँ चला जाएगा, जो स्टोन है यहाँ, यहाँ छोड़ते हो तो ये यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे अगर रिलीज करते हो मतलब टेंजेंशियल उसमें जाएगा, ये बताना चाह रहा हूँ। इफ यू केयरफुली नोट, ऑन बीइंग रिलीज्ड द स्टोन, आप स्टोन को जब रिलीज करते हो, छोड़ते हो, तो ये मूव करेगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। इसके लिए बोलते हैं स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। ठीक है, दिस इज बिकॉज, इसको टिक कर पूछना। This is because once the stone is released, it continues to move along the direction it has been moving at that instant. ये क्यों होता है, क्योंकि जब स्टोन रिलीज किया जाता है, जब स्टोन हम छोड़ देते हैं, it continues to move along the direction it has been moving at that instant. तो इस मतलब इस इंस्टेंट पे ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये सीधा सीधा ऐसे ही जाएगा। ठीक है, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द डायरेक्शन इट हैज बीन मूविंग एट दैट इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब उस क्षण, उस पल जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था, वो सीधा सीधा उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे ही आप स्टोन को छोड़ते हो, इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द डायरेक्शन इट हैज बीन मूविंग एट दैट इंस्टेंट। उस क्षण में, उस पल में, उस इंस्टेंट पे वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ चला जाएगा, अगर आप उसको रिलीज कर देते हो तो। इसको भी टिक ही कर लो। This shows that the direction of motion changed at every point when the stone was moving along the circular path. तो ये हमें शो करता है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये भी टिक करो। दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है ऑब्वियसली। अगर आप इसको यहाँ छोड़ोगे तो ये ऐसे जाएगा, अगर आप हम इसको यहाँ छोड़ते हैं तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अगर मैं इसको इस पॉइंट पे छोड़ती हूँ, मतलब हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो रही, तो ऐसे जाएगा। ये हमें क्या शो कर रहा है, मतलब मैंने इस एक्टिविटी को कई बार करा, अगर मैं गोल गोल घुमाती हूँ और मैं इस एक्टिविटी को कई बार करती हूँ, मैं एक बार यहाँ छोड़ रही हूँ, फिर मैं यहाँ छोड़ रही हूँ, फिर मैं यहाँ छोड़ रही हूँ, तो जो स्टोन है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। पहले इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा है,
यहाँ छोड़ रहे हो तो ऐसे जा रहे हैं, मतलब हर पॉइंट पे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि शोज, ये एक्टिविटी हमें दिखाती है कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो रही है। when the stone was moving along the circular path, जब स्टोन सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब इस यहाँ छोड़ो, इससे थोड़ी दूर पहले यहाँ छोड़ के देखो तो ये ऐसे जाएगा, सेम पोजीशन पे नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये कि जैसे यहाँ गया ना ऐसे, तो उधर ही जाके नहीं गिरेगा, थोड़ी से पहले छोड़ के देख लो, अलग अलग पोजीशन पे जाके गिरेगा। When an athlete throws a hammer or a discus in a sports meet, स्पोर्ट्स मीट के अंदर हैमर, कोई हैमर फेंके या फिर डिस्कस थ्रो होता है ना, उसके अंदर वो बॉल को फेंकते हैं, उसको लोहे की बॉल होती है तो उसको फेंकते हैं, तो डिस्कस थ्रो या फिर हैमर, ये फेंकने जो एथलीट जो फेंकते हैं, तो ही और शी होल्ड्स द हैमर और द डिस्कस इन हिज और हर हैंड एंड गिव इट अ सर्कुलर मोशन बाय रोटेटिंग हिज और हर ओन बॉडी, अपनी पूरी बॉडी को रोटेट करके उसको मतलब सर्कुलर मोशन देते हैं। When an athlete throws a hammer or discus in sports meet, he she holds the hammer or discus in his or her hand and gives it a circular motion by rotating his or his own body. Once released in the desired direction, the hammer or discus moves in the direction in which it was moving at the time it was released. वही बता रखा है कि जब वो रिलीज किया गया उस टाइम वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था ना, वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहता है। जस्ट लाइक द पीस ऑफ स्टोन, जैसे स्टोन का दे रखा है ना, वैसे ही। In the activity described above, there are many more familiar examples of objects moving under uniform circular motion, such as motion of the moon and the earth. इसको टिक करो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सच एज द मोशन ऑफ मून एंड द अर्थ, मून और अर्थ जो मोशन कर रहे हैं ना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। Satellite in a circular orbit around the earth, a cyclist on a circular track at a constant speed and so on. ये सारे यूनिफॉर्म सर्कुलर एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इसका एग्जाम्पल है कौन सा नहीं है। ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, मून घूम रहा है, ये हमारा मून, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे मैं बता दूंगी, कैसे कैसे क्वेश्चन, ठीक है। तो या तो एग्जाम्पल पूछ लेंगे, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, सच एज मोशन ऑफ मून एंड अर्थ, और जो मून का जो मोशन है ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जो मून है वो घूमता रहता है, कांस्टेंट कांस्टेंट उससे घूमता रहता है, बढ़ाता नहीं है। सपोज ये 20 मीटर प्रति, सपोज मान रहे हैं हम, फैन। फैन हो गया, हाँ सपोज ये 20 मीटर, हाँ फैन हो गया ना, कांस्टेंट से चलता रहता है। अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तब वो उसका मतलब उसके अंदर चेंज इन होता है, एक्सिलरेशन कह सकते हो उस टाइम पे। तब वो जो होगा वो, जैसे ये मून है ये 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, बट इसकी डायरेक्शन हो रही है। फैन है हमारा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है चेंज हो रही है। तो ये सारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मूवमेंट के क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि वेलोसिटी में तो चेंज हो रहा है ना, चेंज डायरेक्शन में चेंज। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, फैन के केस में मैग्नीट्यूड सेम है हमारा, मतलब जो वेलोसिटी है, जो स्पीड कह लो, वेलोसिटी नहीं समझ, तो जो स्पीड है वो सेम है लेकिन उसमें जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इसका मतलब, तो एक्सिलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये ध्यान में रखने हैं। देखो इसमें से क्या क्या पूछ लेंगे कि सर्कुलर मोशन के एग्जांपल ये बता दो, ठीक है। और ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रख लेना बस, कि जहां छोड़ा जाता है, जिस इंस्टेंट पे छोड़ोगे वो उसी डायरेक्शन, उस इंस्टेंट पे वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो उसी डायरेक्शन में जाता है आगे की तरफ। बाकी सर्कुलर मोशन से छोटे मोटे बनेंगे, मेन जो है ना, मेन क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं, न्यूमेरिकल तो पूछे जाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से बनते हैं, सर्कुलर मोशन से भी बनता है क्वेश्चन, ये मैंने टिक करवा दिए, मेन तो यहीं से आते हैं, इससे बाहर एक दो पूछ ले तो। ये करें, एक्सरसाइज करनी है, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है,
जोसेफ जॉग फ्रॉम वन एंड ए, जॉगिंग करना मतलब वॉक करते ना, वो जॉग करते थोड़ा भाग भाग के, ठीक है ना। तो जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। पहले हम एक रोड बना लेते हैं। एक रोड है, ये 300 मीटर लंबी रोड है, 300 मीटर। तो जोसेफ यहाँ से चालू करता है, ए से, यहाँ से लड़का भागना स्टार्ट करता है ए पॉइंट से। यहाँ पे एक लड़का है, ये भागना चालू करता है, तो जॉग करना चालू करता है, धीरे धीरे जो अपन भागते हैं। और अदर पॉइंट बी, और ये बी यहाँ तक जॉगिंग करता है, बी तक, ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स। कितना टाइम ले रहा है ये? 2 मिनट और 30 सेकेंड। तो इसको चेंज ही कर लो, सेकंड में चेंज कर लो पूरे को डायरेक्ट। 150 सेकेंड्स। 150 पर इसको लिख देती हूँ। डिस्टेंस तो ये दे रखा है हमको, टाइम कितना हो गया? 150 हो गया, क्योंकि 160 2 मिनट इंटू 60, तो 6 टू 12, 120 प्लस 30, तो 150 हो गया। 120 प्लस 30, 150 सेकेंड्स। इतने टाइम में, 150 सेकेंड्स में, ये लड़का यहाँ से और यहाँ तक भाग लेता है। कितनी देर में? 150 सेकेंड्स के लिए 300 मीटर कवर कर लेता है। जोसेफ जॉग्स one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around, वापस टर्न करता है, वापस टर्न करता है, वहां तक जा रहा है, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। सिर्फ 100 मीटर ही पीछे जा रहा है, पूरा पीछे नहीं जा रहा, 100 मीटर पीछे जा रहा है, सिर्फ 100 मीटर पीछे चला गया यहाँ पे। टू पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है कोई, यहाँ पे सी पॉइंट ले लेते हैं। ये क्या है? 100 मीटर, ये 100 मीटर है इस पॉइंट। तो ये 100 मीटर यहाँ से पीछे जाता है, ठीक है। इन अनदर 1 मिनट, अगले 1 मिनट में, तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया? 60 सेकेंड्स। 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। वॉट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग? इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है इन जॉगिंग। जॉगिंग के अंदर इसकी पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे, फिर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो पहले हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की इसकी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? टोटल टोटल डिस्टेंस। हाँ बताओ। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। हाँ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेक। तो इसने टोटल ए से बी पूछा ना, ए से बी तक इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हुआ? ए टू बी 300 मीटर्स। 300। ए से बी इसका हो गया 300 मीटर्स, और टोटल टाइम कितना हो गया? 150 सेकेंड, मतलब 2 मीटर्स, 2 मीटर पर सेकेंड। निकालो, इसका टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 300 मीटर, टोटल टाइम हमारा इसने लिया 150। मतलब इसने 300 मीटर चलने के लिए 150 सेकेंड्स का यूज करा है। तो इसकी एवरेज स्पीड बता दो कितनी होगी? 300/150 टू करो, मीटर 2 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। बहुत अच्छे। हम 300/150 करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 300 × 1। तो 300, अब ए टू क्या कह रहे हो? अब ए टू सी का भी बताना है। अब ए टू सी की एवरेज स्पीड बतानी है। ए टू सी में एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में आता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ यहाँ पे? 300 + 100, फोर 300 + 100, 400। टोटल डिस्टेंस, हम एवरेज स्पीड ही निकाल रहे हैं, अभी वेलोसिटी पे अभी नहीं आया है ना, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, उसने कितना टोटल डिस्टेंस किया, कवर किया? 300 + 100, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है वो हो गया 400। और कितने समय में? 150 + 60, कितना हो गया टोटल टाइम? 210। यस मैम। हाँ, तो बताओ इसका टोटल डिस्टेंस तो लिख लो 400, टोटल टाइम लिख लो 210। तो 400 डिवाइडेड बाय 210, ये हमारी आ जाएगी एवरेज इसकी स्पीड। बताओ एवरेज स्पीड कितनी है?
A to C, A to C में एवरेज जो स्पीड है वो 1.90 मीटर पर सेकंड। 1.90 मीटर पर सेकंड सही है। 1.90 नहीं बोलते, अब डेसिमल के बाद हम एक एक डिजिट को ना एक एक अलग अलग करके बोलते हैं। 1.90 मीटर पर सेकंड, बहुत अच्छे। अब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यहाँ ध्यान रखना, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज इसके साथ भी लगा हुआ है। एवरेज वेलोसिटी, तो हमारी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है टोटल, एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी हमारी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक मिनट रुको प्लीज देख। A to B का तो सेम ही आंसर आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। हाँ A to B तो सेम आएगा। हाँ, एक एवरेज वेलोसिटी का देखो ये भी होता है, देखो दो होते हैं, दोनों में समझा दीजिए अच्छे से। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन हमें इनिशियल फाइनल ये सब दे नहीं रखा तो हमें ये यूज नहीं करनी। एक दूसरी एवरेज वेलोसिटी हमारी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे रखा है ना, तो हम उस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बच्चे पूछते हैं कि मैम एवरेज वेलोसिटी का तो ये होता है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम भी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अगर आपको दे रखी है तो आप इस फॉर्मूले से मतलब निकालो एवरेज वेलोसिटी। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम दे रखा है तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो A to B तो सेम होगी, ठीक है। A to C निकालो, A to C में डिस्टेंस अलग हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस 200 मीटर हो गया ना A to C में। A to C में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, A से C तक कितना चला, मतलब शुरू में यहाँ था और बाद में C पे, तो ये तो 200 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे है 200 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है 200 मीटर, और टोटल टाइम कितना लगा है इसको? टू A to B तो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और A to C के अंदर वेलोसिटी आ जाएगी 0.952 मीटर पर सेकंड। 0.95, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इसके अंदर हम टाइम क्या लेंगे ये बताओ मुझे, इसमें टाइम कितना लोगे? टाइम दोनों को ऐड करेंगे, 300 प्लस 100। नहीं, ये तो डिस्टेंस है, 300 और 100 तो। टाइम टाइम ये 2 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स, इनके अंदर 1 मिनट और ऐड करेंगे। तो टाइम हमारा होगा 2 मिनट्स 210 सेकेंड्स। 210 मिनट्स, हाँ। जो सेकेंड्स 210 सेकेंड, 150 सेकेंड और 60 सेकेंड, तो 210 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 200 मीटर, टाइम हो जाएगा 210, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी 0.95 मीटर पर सेकंड। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, बस ये लास्ट है आज, ये थर्ड करेंगे। कितने हैं इसमें क्वेश्चन? 10। हाँ चलो मैं सारे करवा दूंगी, चलो थर्ड कर लेते हैं। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल स्कूल जा रहे हैं, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। इस बार हमें एवरेज स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है? एवरेज स्पीड दे रखी है। तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। क्या बोला है? अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड ऑफ हिज फॉर हिज ट्रिप टू बी इतना। ये अब्दुल है, ये लड़का है, ये स्कूल जा रहा है। अब ये कार से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? तो ये स्कूल जा रहे हैं। इसकी जो एवरेज स्पीड है, यहाँ पे लिख लो एवरेज स्पीड, कि मैं इस स्पीड से चला रहा हूँ 20 किलोमीटर प्रति आवर। एवरेज स्पीड हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं होता सेम उस पे चलाना, तो ये 20 के आसपास चला रहा है, मतलब कभी 20 किलोमीटर पर आवर कवर कर रहा है, कभी 25 किलो, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये, क्या कह रहा नॉन हूँ? यूनिफॉर्म
नॉन यूनिफॉर्म के लिए तो हाँ, यूज होगा ये। यस, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी होगा और यूनिफॉर्म के लिए, दोनों के लिए हम यूज करते हैं एवरेज स्पीड। जो एवरेज स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी और यूनिफॉर्म के लिए भी, दोनों के लिए। बट जनरली हम नॉन यूनिफॉर्म की वजह से ये केस आया, क्योंकि यूनिफॉर्म में तो हम एवरेज स्पीड वही सेम ही रहेगी। यूनिफॉर्म अगर स्पीड से हम चल रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, हर घंटे में मैं 20 किलोमीटर कवर कर रही हूँ, तो एवरेज स्पीड तो 20 किलोमीटर पर आवर है मेरी, पता ही है मुझे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर हम इसका मतलब यूज करते हैं, दोनों के लिए यूज किया जाता है, दोनों के लिए एवरेज स्पीड दोनों के लिए यूज की जाती है। बट एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ किसकी वजह से है, नॉन यूनिफॉर्म की वजह से है। क्योंकि यूनिफॉर्म में तो हमें जरूरत भी नहीं है एवरेज स्पीड की, हमें पता ही है 20 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड मेरी 20 किलोमीटर पर आ रही है, इसमें क्या निकालना है। ठीक है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में कभी मैं 15 चल रहा हूँ, कभी मैं 10 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 10 किलोमीटर, अगले घंटे में 15 किलोमीटर, अगले घंटे में 18 किलोमीटर, अगले घंटे में, ठीक है, 20 किलोमीटर, इस तरह से मैं चल रहा हूँ, मतलब 20 के आसपास, 20 के आसपास चल रही है मेरी स्पीड, तो हमने एवरेज स्पीड मान ली। जो भी टोटल, जो भी एवरेज स्पीड है मेरी, मैं मतलब 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि एक घंटे में मैं अपनी स्पीड को चेंज कर रही हूँ, कभी बढ़ा रही हूँ, कभी कम कर रही हूँ। ठीक है, बट इसने ऐसे एवरेज स्पीड हमारी है, तो इसकी एवरेज स्पीड ये है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, अब ये स्कूल पहुंच गया, वापस आ रहा है, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट पे ये वापस आ रहा है, देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। इस बार क्या था, ट्रैफिक कम था। सुबह सुबह जब स्कूल बच्चे जाते हैं तो बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑफिस भी जाते हैं लोग, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो सुबह ट्रैफिक ज्यादा होता है। अब जब ये वापस आ रहा था दोपहर में, तो ऑफिस वाले तो ऑफिस में बैठे हैं, वो तो शाम को छूटेंगे, लेकिन बच्चे तो दोपहर में छूट जाते हैं, तो ट्रैफिक कम था रोड। तो इसने, इसकी जो स्पीड थी, एवरेज स्पीड थी, वो कितनी थी यहाँ पे, 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब हर घंटे में ये 30 किलोमीटर कवर कर देता, मतलब जल्दी पहुंचे। स्कूल पहुंचने में तो टाइम लगा, घर पे फटाफट आ गया, छुट्टी हो जाती तो अपन घर की तरफ भागते ना फटाफट से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, अब्दुल ट्रिप की टोटल एवरेज स्पीड पूछिए, इसकी टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी। टोटल टाइम टेकन अपॉन डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितना होगा टोटल डिस्टेंस यहाँ पे, 50 किलोमीटर्स। 50 किलोमीटर्स, और टोटल इसमें टाइम कितना हो जाएगा, 2 आवर। करो कैलकुलेट। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पता नहीं है, हमें स्पीड बता, इवन के लिए हमारी स्पीड है 1.38 मीटर पर सेकेंड। देखो इसको खाली पेज पे बताऊं कितना है तुम्हारा, क्या आंसर है बताओ। किसमें बता, मैंने मीटर पर सेकंड में निकाला है 1.38 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में कितना आ रहा है, किलोमीटर्स में
चलो मैं बता रही हूँ, यहाँ ब्लैंक पेज पे मैं बताती हूँ, तो मुझे वो बताते जाना क्या क्या, ठीक है ना। इसमें देखो क्या था, मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना, यहाँ हम यहाँ पे अब्दुल है, ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये अब्दुल है यहाँ पे, ये इसकी स्कूल है। तो जब ये स्कूल जा रहा था तो जो इसकी एवरेज स्पीड थी, एवरेज जो इसकी स्पीड थी वो कितनी थी, एवरेज जो स्पीड है वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। ये हमें स्पीड दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ अच्छे से देखना जो मैं बता रही हूँ। फिर ये वापस जाता है तो इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी थी, 30 किलोमीटर, यस 30 किलोमीटर पर आवर थी। बस हमको सिर्फ ये दो चीजें दे रखी। अब हमने हमसे ये पूछा कि इसकी जो एवरेज स्पीड थी वो बताओ, यहाँ से गया और वापस आया तो टोटल एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है, तो टोटल एवरेज स्पीड क्या होती है हमारा, टोटल एवरेज स्पीड हमारा होता है, टोटल एवरेज स्पीड होता है हमारा, टोटल एवरेज स्पीड, यस मैं से शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ जाना ना। टोटल एवरेज स्पीड हमारा होता है टोटल टाइम, सॉरी हाँ, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सपोज ये यहाँ से यहाँ पे जाने में इसको जो समय लगा वो कितना समय लगा, T1, कुछ ना कुछ टाइम लगा इसको, यहाँ से यहाँ जाने में कुछ ना कुछ समय लगा, वो हमें नहीं दे रखा, कुछ ना कुछ इसको टाइम लगा, उसको हमने मान लिया T1। हमें गिवन नहीं है, हमें सिर्फ स्पीड दे रखी, टाइम जो लगा वो लगा T। और ये जो डिस्टेंस है ये है D, इस डिस्टेंस को मैंने लिख लिया D, ठीक है, या D1 लिख लो चाहे D1 लिख लो, डी लिखा है मैंने, क्यों लिखा है वो बताऊंगी, D1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेम डिस्टेंस डी। अब यहाँ से इसको वापस आने में भी कुछ टाइम लगा होगा, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उसको कुछ टाइम लगा, वो था T2। अलग टाइम लगेगा, क्यों अलग टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये जा रहा था तो इसकी जो स्पीड थी वो 20 किलोमीटर पर आवर थी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जाते टाइम तो ट्रैफिक मिला तो ये लेट पहुंचा, मतलब स्कूल जो पहुंचा उस, मतलब जो टाइम लगा स्कूल पहुंचने में वो इसको ज्यादा लगा कि कम लगा, ये बताओ। कम। कम। कम कैसे, ज्यादा लगेगा ना, स्कूल पहुंचने में जो टाइम लगा इसको ज्यादा टाइम लगेगा ना इसको, क्योंकि ट्रैफिक था और इसकी स्पीड कम थी, 20 किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ जल्दी घर तो घर, मम्मी बोलेगी कि घर तो तू फटाफट आ गया, स्कूल तो तू इतनी, तेरे को पापा छोड़ने गए थे इतना टाइम लग गया उनको। तो यहाँ पे जो टाइम लगा T1 ये ज्यादा लगा, क्योंकि सुबह सुबह ट्रैफिक था, तो इसकी जो स्पीड थी, एवरेज स्पीड प्रति आवर 20 किलोमीटर चल रहा था, हर घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर रहा था। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम लगा T1, और डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ, डिस्टेंस सेम है। वापस आने में भी इसको कुछ टाइम लगा T2, वापस आने में इसको कम टाइम लगा, क्योंकि ट्रैफिक कम था। तो इसने हर आवर में 30 किलोमीटर, हर आवर में 30 किलोमीटर कवर करा, बस ये लास्ट करेंगे, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। हर आवर के अंदर 30 किलोमीटर, हर आवर में 30 किलोमीटर चल रहा था। तो वापस इसको आने में भी कुछ ना कुछ टाइम लगा, जिसको हमने ले लिया T2। और जो डिस्टेंस था वो तो सेम है, डिस्टेंस है वो तो सेम है, घर से स्कूल और स्कूल से घर का जो डिस्टेंस है वो तो नहीं बदला, तो हमने डी लिया ऐसे। अब देखो सॉल्व, अब हाँ, अब इस यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं पहले। यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर मैं स्पीड लूँ तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मेरी स्पीड कितनी है, 20, स्पीड मुझे दे रखे ना 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है मुझे नहीं पता, तो मैं डी एज इट इज लिख दूंगी। टाइम कितना है, टाइम है T1। तो ये बन गई एक इक्वेशन, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर। किसके लिए बनी, घर से स्कूल जाने के लिए, ये इक्वेशन। अब स्कूल से घर आने के लिए दूसरी इक्वेशन बनेगी, वापस वही स्पीड, स्पीड कितना है, 30 की स्पीड से मैं घर आ रही थी, और जो डिस्टेंस था वो तो सेम था, तो डी लिख दूंगी। ये और ये डिस्टेंस सेम है ना, तो डी का डी लिख दूंगा। टाइम अलग लगा, टाइम T2 टाइम लगा, क्योंकि इस बार क्या ट्रैफिक कम था तो कम कम समय लगा, तो टाइम लगा वो कम। यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्या है, टोटल एवरेज जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस अगर मैं लूँ तो D प्लस D, यही होगा टोटल डिस्टेंस मेरा। D, मैं घर से स्कूल गई, D डिस्टेंस था,
स्कूल से वापस घर आई तब भी डी ही डिस्टेंस था, तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया डी अपॉन टी। निकालनी, यहाँ से गए और वापस आए तो एवरेज स्पीड बताओ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया डी प्लस डी, ठीक है। अब टोटल टाइम कितना हुआ, यहाँ से गई तो T1 टाइम लगा, वापस आई तो T2 टाइम लगा, तो टोटल टाइम लगा मुझे T1 प्लस T2, ये मेरी एवरेज स्पीड आएगी। अब आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ये है अपनी एवरेज। डी प्लस डी कितना हो जाएगा, 2D, 2D हो जाएगा, डी प्लस डी हो गया 2D। अब T1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, T1 की वैल्यू यहाँ से, T1 को तो ऊपर भेज दो और 20 को नीचे भेज दो। अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, मैं इसको T1 को मैं ऊपर भेज दूं और D अपॉन 20, T1 की जगह क्या मैं D अपॉन 20 लिख सकती हूँ, अभी मन्नी बताओ। यस मैम। लिख सकते, तो T1 की जगह हम लिखेंगे D अपॉन 20, T2 की जगह क्या लिखेंगे बताओ। T2 30। T2 की जगह लिखेंगे D अपॉन 30, ठीक है। अब ये सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ D ही है इसके साथ सॉल्व करेंगे, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। ये तो 2D एज इट इज रहेगा, नीचे हम लेंगे एलसीएम, तो यहाँ 30 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60 ले ले, तो 2 3 का तो 3D हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3D प्लस 3 2 जा 6 होता है ना, तो ये हो जाएगा 2D। वापस समझा दूंगी, ये थोड़ा सा थोड़ा मतलब डिफरेंट है, इजी है लेकिन टफ नहीं है, इजी सिंपल है। 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5, और ये 60 ऊपर चला जाएगा। पहले भी बताया था 1 2 3, तीसरे को ऊपर भेज दो हमेशा, 60 ऊपर चला जाएगा। डी से डी कट गया, कैंसिल हो गया, 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 2 जा कितना गया 24 किलोमीटर में ही चल रहे थे हम, तो 24 किलोमीटर पर आवर ये क्या कह रहे हो। टू ऊपर क्या ले रखा है? 2D, ये D प्लस डी को 2D लिखा था ना आपने, डी और डी को अच्छा। प्लस करेंगे तो 2D आएगा, 2D आएगा, ठीक है। फिर इनका नीचे एलसीएम लिया, 60 आ गया, तो ये 3D हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा। 24 किलोमीटर पर आवर मतलब यहाँ से जाना और वापस आना, तो जो इसकी एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, 24 किलोमीटर पर आवर। हर घंटे 24 किलोमीटर की स्पीड से ये मूव कर रहा है। अगर हम टोटल एवरेज स्पीड लेते हैं जाने की और आने की पूरी, तो ये होगा हमारा आंसर 24। इसकी जो एवरेज स्पीड है पूरे ट्रिप के लिए, पूरे ट्रिप के लिए इसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 24 किलोमीटर पर आवर। वापस से बता दूं एक बार, या समझ में आ गया। फिर से बताना। फिर से बता देती हूँ। देखो अब्दुल है, वो ए से यहाँ से घर से स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो एवरेज स्पीड हमें दे रखी है कि 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर घंटे में 20 किलोमीटर चला रहा है, हर घंटे में 20 किलोमीटर चला रहा है, मतलब ये इसकी एवरेज स्पीड दे दी हमको, ठीक है। अब जब ये वापस आ रहा है तो ट्रैफिक कम था, तो ये हर घंटे में 30 किलोमीटर कवर कर रहा है, हर घंटे में 30 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो हमें सिर्फ ये दो चीज दी है कि जाते टाइम इसकी एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, आते टाइम इसकी जो एवरेज स्पीड थी वो 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो कल भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लेना, मैं अच्छे से बता दूंगी कल और। तो यहाँ से जा रहा है तो 20 किलोमीटर, वापस आ रहा है तो 30 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड हमको दे रखी है यहाँ पे, ये जाने की 20 किलोमीटर पर आवर, आने की 30 किलोमीटर पर आवर। और हमसे पूछा है कि जो टोटल स्पीड होगी जाने की और आने की वो बताओ, एवरेज जाना और आना टोटल एवरेज स्पीड कितनी होगी अब्दुल की, टोटल एवरेज स्पीड बताओ। तो टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी हमारी, जब ये जा रहा है, टोटल एवरेज स्पीड क्या होता है, सबसे पहले ये लिख लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से गया तो ये डी मान लिया, वापस आया वो भी डी है, तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया डी प्लस डी। सिंपल सी चीज है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से कहाँ गया, ये स्कूल गया, तो डी कुछ हमें नहीं दे रखा कितना डिस्टेंस है, तो मैंने डी मान लिया। वापस आया तो भी डी मान लिया, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस है, गया और ये आया, डिस्टेंस सेम है स्कूल और घर का, तो डी और डी 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 मान लिया, ठीक है। तो फिर टाइम, इसको जाने में कुछ टाइम लगा जिसको मैंने माना T1, आने में भी इसको कुछ टाइम लगा जिसको मैंने माना T2। अब इसको क्यों अलग अलग माना आपने, अब तुम पूछोगे कि मैम आपने डिस्टेंस को तो सेम मान लिया, टाइम क्यों अलग माना, टाइम भी सेम मान लो। टाइम हम सेम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे इसकी जो एवरेज स्पीड थी वो 20 किलोमीटर पर आवर,
ये यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा है, आते टाइम ये जल्दी जल्दी जा रहा है तो 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम हम सेम नहीं मान सकते, जाते टाइम इसको ज्यादा समय लगेगा, घर आते टाइम ये फटाफट घर पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमने T1 और T2 टाइम अलग अलग माना है। अगर एवरेज स्पीड सेम होती तो मैं टाइम भी सेम ले सकते थे, तो टाइम सेम ही होगा, लेकिन एवरेज स्पीड अलग अलग है तो टाइम अलग, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 ये हो गया। तो डिस्टेंस को तो छेड़ना नहीं है, D प्लस D 2D लिख दो सिंपल। T1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये जो T1 है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाना, तो इसके लिए हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हमें दे रखी है यहाँ की 20 लिखा, डिस्टेंस D, टाइम कितना है T। तो यहाँ घर से स्कूल के लिए बन गई एक इक्वेशन, ये इक्वेशन बनी है होम टू स्कूल, घर से स्कूल गया उसकी इक्वेशन है ये। फिर स्कूल से वापस घर आया उसकी इक्वेशन ये बनेगी। यहाँ पे स्पीड कितनी थी 30 की स्पीड से आ रहा है, डिस्टेंस कितना था D, टाइम कितना लगा T2 टाइम। तो यहाँ से T1 की वैल्यू अब यहाँ से ले लो पहले वाले से, T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी D/20, T1 की जगह लिख दिया D/20 प्लस T2 की जगह लिख दिया D/30। ठीक है, फिर एलसीएम ले लो, बस एलसीएम ले लिया 60, तो ये 2 3 जा होगा 6, तो ये 3 से इसको इंटू करो, 3 2 जा 60 होता है तो इसको 2 से इंटू करो, 3D प्लस 2D 5D हो जाएगा, यहाँ पे 60 ऊपर चला जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, 5 से 60 कैंसिल होगा तो 12 आएगा, तो 24, 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ये 60 नीचे है, ये ऊपर ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तीसरा जो है ना, तीसरे को डायरेक्ट ऊपर भेज दे, 3 आ जाए ना कभी भी 3, 1 2 और 30, तीसरे को हमेशा ऊपर भेज देते न्यूमरेटर, ऐसे करते हैं, तो इस तीसरे को फोर्थ आ हमेशा जाए तो 4 आ फोर्थ। जाते हैं ना, फोर्थ मतलब 4 ऐसे, यस मैम। अगर ऐसे आ जाते हैं ना 4 तो फिर ये उल्टा हो जाता है, अगर ये 4 आ जाती है ना ऐसी चीजें क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसमें ये जो बड़ा अपॉन है ना ये यहाँ पर ये है ऐसा, और इसके अंदर क्या है ये 1/2, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं 1/2 इनटू, ये जो 4 है ये जाएगा ऊपर, और ये जो 2 है ये आएगा नीचे, ये मैं समझा देती हूँ कैसे। ये समझ आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ, ये समझ आ गया तुमको अच्छे से। यस हाँ मैम। ये इसको रब कर दीजिए एक मिनट, थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो ये कैसे होता है, ये देखिए, ये देखो अगर ऐसे बोला 1/2 और यहाँ पे 2/4 इस तरह से आए तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1/2 इंटू 4 ऊपर जाता है हमेशा और 2 नीचे, मतलब ये ऐसे का ऐसा उठ के नहीं आपको लिखना है इसको, ये 2/4 को ऐसे का ऐसा यहाँ लिख दिया 2, नहीं 2/4 ऐसे का ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4/2, 4 ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। अब मैं समझ गई दिमाग में क्या चल रहा होगा। ये देखो ये बड़ा अपॉन ये है, यहाँ पे बड़ा अपॉन ये है, ये वाला बड़ा है, और यहाँ पे ये क्या है जैसे 1/6 है, इसको तुम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 6, लेकिन अगर इस तरह से आएगा ना अभिमन्यु तो ये इसको 2/4 नहीं लिखना है कभी भी, कहीं तुम ऐसे कर दो 1/2 इंटू 2/, नहीं ऐसे कभी भी नहीं करना है, गलत हो जाएगा, 2/4 कभी भी नहीं आएगा ऐसे, ये इसके हमेशा। अंदर आपने थर्ड 6 ये थर्ड नंबर पे है, इसको ऊपर भेजा है, इसके अंदर भी थर्ड नंबर पे आ जाएगा ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, लेकिन ये अपॉन है ना, ये बड़ा अपॉन है, देखो यहाँ पे, ये इसको इसी तरीके से उसके अंदर भी वन, जहाँ पे वन है वहां पे टू, टू मान लेंगे, फिर जैसे उसके अंदर भी है ना बड़े अपोन के नीचे, बड़े अपोन है ना इसके नीचे के नीचे वाली वैल्यू के भी नीचे है, तो वो उसके ऊपर आएगा, वैसे ये 4 भी ऊपर आ जाएगा। जैसे ये 6 है तो तुम इसको क्या कह रहे हो, ये जो 6 कितना हो गया 1 2 3, तो ये जो 3 है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, मतलब ये जो 2 है ये इसके पास आएगा, और ये जो 4 है ये इसके पास आएगा, ऐसे नहीं कर देना कभी भी, ऐसे मत करना, हमेशा ये ऐसे ही होता है इस तरीके से, जैसे 3 आ जाते हैं जब ना ये तो ये ऊपर तीसरा। वन वैल्यू हो, ऊपर ए की वैल्यू हो, तब है ना 3, जो ये 3 है ना इसको अपन ऊपर नहीं भेज सकते हैं। हाँ जब अगर एक ही वैल्यू होगी ना तो ये 3 को ऐसे
जैसे एक ही ऊपर सिर्फ एक ही है यहाँ पे 2, 3/6, इस केस में आप इस 3 को यहाँ भेज सकते हो। अगर ऊपर सिर्फ एक ही है ना, ये सिर्फ अकेला है, तो आप भेज, ये बड़े वाला, ये ध्यान रखना है बड़ा है। 2 के नीचे 3/6 तो ऊपर वाली 6। ऊपर वाली वैल्यूज को नीचे भेज सकते हैं। देखो मैं बताती हूँ, जैसे 2 है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2/1 लिख सकते हैं। इनटू में क्या आ जाएगा, ये अपॉन, क्या आ गया ना, देखो ऐसे 6/3, 6 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यस मैम। तो इस चीज को ध्यान में रखना, 3 हो तो डायरेक्ट इसको न्यूमरेटर में भेज दो तुम तो, और अगर ऐसे 4 आ जाए ना तो ऐसे करना है हमेशा, 2/4 को। ये 2 के नीचे 1 भी लगा सकते हैं एक। 2 के नीचे 1 तो मत लगाना, यहाँ पे मत लगाना फालतू में। ये 2 ऑलरेडी, मतलब ये ऑलरेडी फ्रैक्शन के अंदर है ना, तो ये ऐसे ही रखना है इसको, 2 के नीचे 1 मत लगाना, 2/, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे वो सब। 1 लगा देंगे तब भी ये वैसे ही तो सॉल्व होगा। 1 लगाएंगे तभी ये 3 से इंटू होगा, 1 × 3, और जो 2 होगा वो 6 से इंटू होगा। कैसे, क्या बता रहे हो, यहाँ बताओ तो, स्क्रीन पे जैसे लिख आपने सकते हो लिखा क्या? है। यस मैम। लिखना। जैसे 2 था, इसके नीचे 3/6, ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 × 1 × 6 होगा। हाँ ऐसे, अच्छा, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। हो गया ना ये भी। हाँ तब भी वही सेम ही बात है, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। के नीचे अपन ने 1 लगाया, इंटू 6/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो नहीं, ये है ऊपर ना, वाली वैल्यू नीचे लेके आ सकते हैं। कौन सी ऊपर वाली, जो ऊपर आएंगे जैसे 1/2, उसके लिख के नीचे बताओ, बड़ा अपॉन है। लिख के बताओ मेरे को। ये तो वन सही है, ऐसे अपॉन तो कर सकते हैं। 1/2, ये ऐसे करते हैं, इसके अपन 4 को ऊपर लेके जाते हैं, 3 को इस 2 से इंटू करते हैं, तो ये 1/2 है, इनको नीचे लेके आ सकते हैं। नहीं नहीं, 1/2 को नीचे कैसे लाओगे, कैसे, लिख के बताओ क्या कहना चाह रहे हो, 1/2 नीचे नहीं आएगा, 3/4 ये जाएगा ऊपर, ये इसको नीचे नीचे मत ले लेके आना। नहीं नहीं नहीं, ये जाएगा, कैसे नीचे लाने की बता रहे हो, बोल के बताओ, लिख के बताओ मतलब। आएंगे, फिर ये ऐसे हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत ले जाना कभी भी, ऊपर 1 बचेगा, और कभी भी ऊपर वाला नीचे नहीं जाएगा, नीचे वाले को ऊपर ले जाना, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है ना, कभी भी ये नहीं जाएगा, वो यस वाला मैम। जाएगा इसके अंदर, ठीक है, आ गया समझ में। यस मैम। चलो तो अब कल करेंगे बाकी का, ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ है वो कल पढ़ेंगे। हे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, कोई सजेशन देना हो या किसी भी तरह की कोई भी आपकी क्वेरी हो, जैसे ही मैं आपका कमेंट पढ़ूंगी वैसे ही मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।